तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन 2 पेपर की, जो कि हमारा सेकंड सेमेस्टर का सेकेंड ही पेपर है। उसके हमने ऑलरेडी अब से पहले 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं वेरी शॉर्ट के, और वेरी शॉर्ट का ये चौथा क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को। नोटबुक और पेन निकाल कर हो जाइए रेडी। देखिए क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है। मतलब जो उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं उसको कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात चल रही है। ठीक है, अब मुख्य न्यायाधीश और में क्या अंतर है वो क्वेश्चन के भी पता चल जाएगा। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कराई जाती है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रिया का आदि का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद ही करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दी है। इससे क्या होगा कि जो इस क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, और यही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बना है। चलिए आगे देखिए, इस समय उच्चतम न्यायालय में 23 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 22 अन्य न्यायाधीश। मुख्य जो होता है वो होता है जो सबसे ऊपर होता है, हेड होता है। ठीक है, और उसके साथ में जो होते हैं उसके नीचे होते हैं वो 22 हैं इस समय पर करंट में। इस संख्या में यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने फरवरी 2008 में की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुई थी 2008 में। इस बढ़ोतरी से पहले उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 26 थी। इससे पहले कितनी थी? ओनली 26 थी। अब हाई कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या 31 एवं एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। इट मीन्स कि ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो जज की संख्या कितनी होती है वो 31 होती है, जिसमें से एक जो होता है वो प्रमुख होता है, हेड होता है, ठीक है, प्राइमरी, और बाकी जो सब होते हैं वो उसके नीचे होते हैं। आइए यहाँ पे जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया कैसे जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने ऊपर पता कर लिया था, ये ऊपर हमने बता दिया कि उसको चुनाव किसके द्वारा होता है, कौन उसको नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया कैसे जाता है। देखिए, न्यायाधीश जाँच अधिनियम 1968, ध्यान रखना दोस्तों, न्यायाधीश जाँच अधिनियम 1968 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में पूरी प्रक्रिया का वर्णन इसके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जज को हटाने के लिए लोकसभा के 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव स्पीकर सभापति को देना पड़ता है। स्पीकर सभापति मतलब कि ओम बिरला, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, हमने आगे बनाया हुआ है। ठीक है, जो अभी लोकसभा के स्पीकर हैं उनको देना पड़ता है। ठीक है, ये मैं फिर से बता दूँ, अभी जब संविधान संशोधन वाली उसमें पढ़ा होगा आपने, तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी प्रस्ताव हो जो विशेष होता है, मतलब कि मिडिल वाला, एक तो सामान्य प्रस्ताव होता है, एक विशेष, ठीक है, और एक दोनों, मैं सामान्य और विशेष दोनों प्रकार, तो ये तो बीच वाला है विशेष, तो आपको पता ही है इसमें। ठीक है, टोटल संख्या जितनी भी होती है न्याय उसमें संसद में, ठीक है, उसके जितने भी वोटर्स होते हैं उनके 2/3 से ही मत अगर प्राप्त होते हैं किसी प्रस्ताव को, तभी वो पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो वही कंडीशन इसकी है। चलिए, अब स्पीकर को सभापति जो है, स्पीकर सभापति इसे स्वीकार करता है तो 3 सदस्यों की समिति बनती है। मतलब कि ये ऊपर डिपेंड करता है स्पीकर महोदय का, वो स्वीकार उसको करते हैं प्रस्ताव को या नहीं, किस प्रस्ताव को, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात है उसको। ठीक है, चलिए उसके बाद समिति कदाचार या दुर्व्यवहार की जांच करती है। देखिए यहाँ पर स्वीकार कर लेता है, अगर जो स्पीकर महोदय होते हैं वो स्वीकार करते हैं तो उसके बाद में वो 3 सदस्यों की एक समिति बनाते हैं उस जज के खिलाफ कि भाई उस जज ने ऐसा क्या किया है कि उसका प्रस्ताव ऐसा आया है, उसको हटाने की मांग की गई है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी क्या बनाई जाती है? समिति बनाई
बनाई जाती है। रिपोर्ट स्पीकर सभापति को वापस भेज जाती है। जो स्पीकर महोदय जो 3 लोगों की वो बना के भेजते हैं समिति, वो इस बात का पता करती है कि भाई जो जज को हटाने के लिए जो प्रस्ताव आया है उसमें जो जो चीज़ें हैं उसको कारण जो है उसकी जांच हो चुकी है, और वो जांच ही वो सब समिति ला करके फिर वापस किसको दे देती है, मतलब कि सभापति को ही दे देती है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके बाद में संसद बैठती है, उसमें इस बात पर प्रस्ताव चलता है कि हाँ भाई कौन कौन इस बात में एग्री है कि हाँ इन्होंने ये काम किया है, इन्होंने ये गलत किया है, ये घूस लिया, कुछ भी, ठीक है। चलिए, प्रस्ताव पारित होने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जैसे ही 2/3 मत के साथ में प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसको तुरंत राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अब राष्ट्रपति पारित प्रस्ताव अपने हस्ताक्षर कर जज को हटाने के आदेश जारी कर देता है। उसके बाद जब प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा। जैसे ही जिस पल से राष्ट्रपति ने उस पर साइन किया दोस्तों, उसी पल से जो न्यायाधीश है उसका मतलब बर्खास्तगी हो चुकी है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको आराम से पढ़ लेते हैं नीचे। देखिए, जज को हटाने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहले संसद सदस्यों को निष्कासन प्रस्ताव को, यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्यों द्वारा, और यदि राज्यसभा द्वारा लाया जाता है तो 50 सदस्यों हस्ताक्षर के बाद लोकसभा अध्यक्ष सभापति को सौंपा जाता है। उसके बाद अध्यक्ष सभापति इस निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, उसकी मर्जी है, किसकी, स्पीकर की। उसके बाद यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष सभापति को प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करना पड़ता है। इस समिति में 3 लोग कौन कौन से होते हैं वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। देखिए, सबसे पहला जो लोग होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई वरिष्ठ न्यायाधीश। दूसरा होता है किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा होता है प्रतिष्ठित कानून विशेषज्ञ। ये तीनों लोगों से मिलकर के वो समिति बनती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं 5वें पॉइंट पर। समिति न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या कदाचार की जांच करके अपनी रिपोर्ट को सदन को भेज देती है। निष्कासन प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत, यानी कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 से पास किया जाता है, क्योंकि ये विशेष प्रस्ताव है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, किया जाता है। विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने की तिथि से न्यायाधीश को अपदस्थ मान लिया जाता है। इट मीन्स कि जिस समय राष्ट्रपति ने साइन किया उसके प्रस्ताव को पर, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन जो रिजेक्शन वाली थी उसी पल से उसका बर्खास्तगी हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर एक निष्कर्ष तौर पर यहाँ पर यह बताना रोचक है कि अभी तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया गया। महाभियोग का पहला मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी का है, जहां समिति ने उन्हें दोषी पाया था, लेकिन संसद में प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी जरूरी संसद सदस्यों के हस्ताक्षर जुटाने का प्रयास कर रही है। निष्कासन प्रस्ताव को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये कभी भी हो सकता है। इट मीन्स कि अभी तक किसी के खिलाफ महाभियोग, देखिए अब मैं आपको फिर से एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, महाभियोग की बात आ गई है दोस्तों कि किसी भी जो न्यायाधीश है जब सुप्रीम कोर्ट का, उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसका महाभियोग भी कहा जाता है। उसको या राष्ट्रपति को या किसी भी पद पर जो अच्छे पद पर विद्यमान रहता है, अगर उसको बर्खास्त करना होता है तो उसके खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति जिसके पास में जो दायित्व हैं, जो अपने कर्तव्य हैं, वो उनका अच्छे से पालन नहीं कर रहा, इसीलिए उसके खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है। महाअभियोग में क्या होता है, उसके जितने भी उसने गलत कार्य किए, घूस लिया है, अपने कर्तव्य मतलब जो भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, उसको सिद्ध करके उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था क्वेश्चन हमारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, ठीक। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप दोस्तों कमेंट कर देना, ठीक है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे चाहेंगे विदा, लेकिन आप लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। चलिए, जय हिंद।